हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। तो आज आप लोगों के लिए लेके आ गए हम फिफ्थ सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर पेपर। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था, मैसेज आ रहा था कि भैया ये पेपर लाइए, ये पेपर लाइए, 25 का पेपर ला दीजिए, 25 का पेपर ला दीजिए। तो हमने सोचा कि 24 का दे ही दिए थे तो 25 का भी दे दे। तो इसी सोच के सोचें कि दे ही दिया जाए। और तो हम बता देते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस, यहाँ पे आप लोग को सब कुछ मिल जाएगा। आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ से टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी आपका डाउट होगा वो हम लोग क्लियर करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, आते हैं अपने मेन टॉपिक जो है हम लोग का प्रीवियस ईयर पेपर। तो आप लोग को पता ही होगा ये फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर है। ठीक है, तो पेपर का नाम आप लोग देख दीजिए, रैन फैड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर 500। तो ये हम लोग का क्या है, सब्जेक्ट का नाम है। और देखेंगे ये पहला पेपर भी हम लोगों का देखने को मिलता है, 2 घंटे का पेपर होता है और पूरे 50 नंबर का ये होता है। तो इतना तो आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर पेपर देते आते हैं, आपको सब कुछ पता ही हो गया होगा। तो इसके बारे में हम कुछ विशेष बात नहीं करेंगे और सीधे हम अपने चलते हैं टॉपिक की ओर। तो आप लोग को पता ही होगा, 3 खंडों में पेपर को बांटा गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ई में कितना क्वेश्चन किया जाता है ये भी आपको पता है, सेक्शन बी में कितना, सेक्शन सी में सब कुछ आपको पता है। सीधे हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नहीं तो कहिए तो बता देते हैं। चलिए कोई नहीं, आप लोग को पता ही होगा, नहीं होगा तो आगे चलते जाएंगे और बताते जाएंगे। तो हम लोग का जो फर्स्ट ए है जिसमें ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, जिसे कहा जाता है शुष्क भूमि कृषि, यानी कि ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के बारे में हम लोगों को लिखना है। तो सब्जेक्ट का नाम ही आप लोग को पता है कि रैन फैड एंड ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। तो हम लोग बात करते हैं सीधे, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर होता क्या है। तो दोस्तों, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर वह स्थान कह सकते हैं या फिर वह भूमि कह सकते हैं, वह जगह कह सकते हैं जो कि प्राकृतिक पर आधारित होती है। प्राकृतिक पर आधारित मतलब कि वर्षा पे आधारित होती है, उसी से हम लोग इरिगेशन करते हैं, उसी से हम लोग का पूरा जो फसल होता है ग्रो करता है। ठीक है, जैसे कि अब हम लोग बात करते हैं कि जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर होती है, ये कई मुख्य रूप से इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे कि पहला आता है ड्राई फार्मिंग, ड्राई लैंड फार्मिंग और रैन फेड फार्मिंग। तो हम लोग को इसमें दिया है सिर्फ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के बारे में, तो हम लोग सीधे कर सकते हैं वह स्थान। ठीक है, वह स्थान या फिर वह जगह, कुछ भी कह सकते हैं, जो हम लोगों को फसल बोना है तो बस सिंचाई के बिना हम लोग फसल को नहीं उगा सकते। तो सिंचाई करना होता है तो जो कि हम लोग को किस पे आधारित होते हैं, वर्षा पे। और उसके बाद हम लोगों को और कोई साधन नहीं होता है, सीधे हम लोग कह सकते हैं यह ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर 3 टाइप होते हैं, ये आप लोग को बता ही दिया है कि ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, जैसे कि दिया ना रैन फेड एग्रीकल्चर क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, रैन फेड एग्रीकल्चर। अब रैन फेड एग्रीकल्चर के बारे में मैंने आपको बताया ही था कि जो रैन फेड एग्रीकल्चर होता है, इसमें जो कि पूरा का पूरा वर्षा पे होता है। जैसे कि हम लोग का मिनिमम सॉरी पूरे एनुअल वर्षा की हम लोग बात करते हैं तो वो होती है करीब एक 1150, कितना, 1150। 1150 से अगर अधिक वर्षा होती है तो जिसे हम लोग कह सकते हैं कि ये रैनफेड एरिया है या फिर रैनफेड एग्रीकल्चर जिसे कहा जाता है। यानी कि एनुअल वर्षा यहाँ पे 1150 mm, कितना, mm से अधिक होती है। कितना होती है, 1150 mm से अधिक देखने को मिलती है, जिसे हम लोग कह सकते हैं रैनफेड एग्रीकल्चर। देखिए, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में क्या था कि ये सूखी भूमि है, जिसे हम लोग कहते हैं शुष्क। ठीक है, ये सूखा हुआ क्षेत्र है जहाँ पे हम लोग सॉरी क्रॉप को लगाते हैं। और ये क्या है, रैन फेड। रैन फेड में क्या है कि ये वर्षा, मतलब इतना ज्यादा वर्षा हो जाती है, 1150 mm से अधिक वर्षा यहाँ एनुअल होती है। ठीक है, वहीं अगर ड्राई की हम लोग बात करते हैं तो ये 750 mm से कम होती है। कितना, 750 mm से कम वर्षा होती है पूरे साल की। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। फिर
आता है व्हाट इज अ कन्वर्जेंसी क्रॉप प्लानिंग। इसमें हम लोग को क्या पता चलता है, देखिए जाहिर सी बात है कि रेन फेड एंड ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का हमारा सब्जेक्ट है। तो हम लोग को जो ये आकस्मिक फसल नियोजन क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करें। जैसे कि हम लोग अभी कोई क्रॉप लगा दिए, क्रॉप लगाने के बाद क्या हुआ कि अचानक वर्षा हो गई, ठीक है, फसल हमारा बर्बाद हो गया। तो जो हम लोग का जितने दिन का ये फसल था, मान के चलिए अगर हम लोग ने 120 दिन का क्रॉप लगाया है कोई, 120 दिन में 20 दिन के बाद 25 दिन के बाद हमारा पूरा बरसात हुई और पूरा फसल हमारा बर्बाद हो गया। रनफेड एरिया है, जाहिर सी बात है, चाहे ट्राई कर सकते हैं। तो फसल बर्बाद हो गया, तो बाकी का 90 से 95 दिन का हम लोग अगर क्रॉप लगाएंगे तभी ना ग्रो करेगा। फिर से अगर हम 120 दिन वाला क्रॉप लगा देते हैं तो उससे कुछ हो पाएगा? नहीं होगा। तो हम लोग को जो बचा है 90 से 95 दिन वाला, कितना, 90 से 95, इसमें जो जिसे हम लोग कह सकते हैं ना कि कम दिन वाले कम वायु वाले क्रॉप को लगाया जाता है। तो यही होता है, इसका हम लोगों को पहले से प्लानिंग किया जाता है कि अगर बरसात आई तो हम लोग क्या कर सकते, इसीलिए इसमें देखेंगे आप लोग तो मिक्स क्रॉपिंग ज्यादातर किया जाता है। क्या किया जाता है? मिक्स फार्मिंग ज्यादातर आप लोगों को देखने को मिलता रहता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपना बात करते हैं कि तीसरा क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, जैसे कि है वाटर हार्वेस्टिंग। क्या है? वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में हम लोगों को बात करना है कि वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है। अब देखिए, आप लोग हार्वेस्टिंग का मतलब जानिए कि हार्वेस्टिंग का क्या मतलब है। सच अगर आप लोग का ये क्लियर हो जाता है कि हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, तो जाहिर सी बात है कि वाटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक जगह पे संग्रह संग्रह करके या फिर गुलिया के एक स्थान पे इकट्ठा करके रख लेते हैं, ठीक है। और फिर उसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, इरिगेशन करने में, चाहे किसी भी काम में हम उसका काम, चाहे काम करते हैं। जैसे कि हम लोग को ज्यादातर इरिगेशन ही करने में, जैसे क्रॉप को हम लोग करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग का अगर हम लोग बात करते हैं कि हम वाटर हार्वेस्टिंग जो होता है उसको, उससे हम लोग बेनिफिट क्या क्या हो सकता है। जाहिर सी बात है, वाटर कंजर्वेशन होगा, रिड्यूज वाटर सिक्योरिटी हो जाएगा, रिचार्ज ऑन ग्राउंड वाटर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अब आगे चलते हैं। उसके बाद आता है डिफाइन एग्रीकल्चर डाउट। अब ये क्वेश्चन आप लोग को, जैसे कि हमने ड्राई लैंड एग्रीकल्चर देखा था, उसी तरह आता है हम लोग का ड्राउट, यानी कि सूखा जिसे कहा जाता है। तो सूखा की हम लोग बात करते हैं, जो सूखा होती है, सूखा का हम लोग अगर डिफिनेशन यहाँ हम लोग को डिफाइन करना है, तो पहले डिफिनेशन हम लोग जान लेते हैं कि सूखा होता क्या है। तो जिसे हम लोग बात करते हैं आईएमडी, आईएमडी जो होता है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। आईएमडी जो होता है इंडियन या फिर इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होता है, इसके हिसाब से ड्राउट को 4 भाग में डिवाइड किया गया है। कितने भाग में? 4 भाग में डिवाइड किया गया है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, जैसे कि मेट्रोलॉजिकल डाउट होता है, हाइड्रोलॉजिकल डाउट होता है, एग्रीकल्चर डाउट होता है और सोशियो इकोनॉमिक्स डाउट होता है। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। अगर हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे कि न, समय के हिसाब से इसका क्लासिफिकेशन अलग होता है, टाइम के हिसाब से जो होता है अलग ही होता है, ठीक है। नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर डाउट 1976 में जो, तो उसके हिसाब से अलग होता है, मीडियम के हिसाब से अलग होता है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं सीधे नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर, जो कि 1900 आपका 76 में आया था। उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? मेट्रोलॉजिकल डाउट, हाइड्रोलॉजिकल डाउट और एग्रीकल्चर डाउट। और देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि जो मेट्रोलॉजिकल डाउट है, जैसे कि हम लोग ने मानसून देखते हैं, मानसून कभी आती है कभी नहीं आती है। तो उससे क्या होता है कि जो हम लोग के स्थान पे, जैसे नदी नाले या फिर तालाब कुआं, तो उसमें जो हम लोग का पानी बचा रहता है उसी से हम लोग अपना काम चलाते हैं, और बाकी एरिया में सूखा पड़ जाता है, पानी का कोई दूसरा सोर्स नहीं होता है, जिससे हम लोग कह सकते हैं मेट्रोलॉजिकल डाउट। उसके बाद आता है हाइड्रोलॉजिकल डाउट। क्या होता है हाइड्रोलॉजिकल डाउट? क्या होता है ये जान लीजिए। हाइड्रोलॉजिकल डाउट जैसे कि कोई कुआं हो गया, सॉरी तालाब हो गया या फिर नदी हो गया, तो आप लोग देखेंगे कि बीच में तो पानी रहता है, लेकिन साइड साइड से पूरा भूमि क्या होता है, सूख के मिट्टी में दरारें बन जाती हैं,
तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोलॉजिकल डाउट। ठीक है। उसके बाद आता है एग्रीकल्चर डाउट। मेट्रोलॉजिकल डाउट, बरसात हो ही नहीं रही है। हाइड्रोलॉजिकल डाउट, जो पानी बचा उसी से हम लोग काम कर रहे हैं, बाकी जो भूमि है वो भी सूख गई। फिर उसके बाद आता है एग्रीकल्चर डाउट। तो एग्रीकल्चर डाउट में अगर हम लोग देखते हैं तो जैसे एग्रीकल्चर डाउट जो होता है, अब जो कुआं में, बीच कुआं में, जो ये हमारा कुआं है, इसमें जो पानी बचा है, जो पानी बचा है, इसी का उपयोग हम लोग करेंगे एग्रीकल्चर में। किसमें करेंगे, एग्रीकल्चर में। उसके बाद एग्रीकल्चर में हम लोग कर रहे हैं, इरिगेशन कर रहे हैं, तो धीरे 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 इसमें का भी तो पानी खत्म हो ही जाएगा। ठीक है। अब ना ही नदी में पानी बचा, ना ही कुआं में पानी बचा, और ना ही तालाब में पानी बचा। इरिगेशन हम लोग का जो था एग्रीकल्चर में, सब कुछ खत्म हो गया। तो अब धीरे धीरे हम लोग का इरिगेशन के वजह से हम लोग का प्रोडक्शन कम होने लगेगा। जब प्रोडक्शन कम होगा तो हम लोग का ड्राउट धीरे धीरे देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये उसके बाद आता है सोशल इकोनॉमिक्स डाउट। तो देखिए, मेट्रोलॉजिकल में क्या हुआ, वर्षा तो हो ही नहीं रही है, वर्षा का पानी आ ही नहीं रहा है, हमको कोई नहीं मिल रहा है सोर्स। हाइड्रोलॉजिकल, दरारें फट रही हैं धीरे धीरे। एग्रीकल्चर, जो पानी था वो सब हम लोग इरिगेशन में लगा दिए। तो उसके बाद जब हम लोग इरिगेशन में पूरा पानी लगा दिए, उसके बाद हम लोग के पास कोई पानी बचा नहीं। तो जो पानी नहीं बचा, हम लोग कृषि कर ही नहीं पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमारे इफेक्ट, हमको जितना हमको चाहिए था भोजन उतना हम लोग को मिलेगा नहीं। किसान को बिना पानी का वो तो करेगा नहीं, क्रॉप को उगा नहीं पाएगा। तो ये हो जाता है सोशियो इकोनॉमिक स्टफ। ठीक है। अगर उसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइम के हिसाब से, जैसे कि अर्ली डाउट होता है, मिड सीजन डाउट होता है, उसके बाद लेट सीजन डाउट होता है, तो वो बहुत ज़्यादा डीपली हो जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उतना ही लिखिए जितना ज़रूरत हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी की हम लोग बात करते हैं, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इसमें हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि जल, क्या दिया है, जल संचयन, ठीक है, के महत्व पर चर्चा करना है। हम लोग को क्या करना है, चर्चा करना है। तो इसके का मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। अब बताइए, जब हम वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे हम लोग को फायदा क्या होता है, इसके बारे में हम लोग एकदम अच्छे से जान जाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने बताया ना, अब पानी को इकट्ठा अगर करके हम लोग रखते हैं, ठीक है, पानी को इकट्ठा कर रखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा फील्ड पे जो क्रॉप लगा है, अगर बरसात नहीं भी हो रही तो उस पानी का यूज करके हम उसको क्या करेंगे, इरिगेशन कर देंगे, हमारा फसल अच्छा से ग्रो करने लगेगा। ठीक है। दूसरा फायदा क्या होगा कि हम लोग अगर बहुत ज़्यादा अगर पानी की कमी होती है तो हम लोग उसको पीने में उपयोग कर सकते हैं, फसलों को उगाने में कर ही रहे हैं, इरिगेशन करने के लिए कर ही रहे हैं, जीव जंतुओं को भी जरूरत होता है पानी का, वहाँ भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो ये हम लोग का हो जाता है, इम्पोर्टेंस हो जाता है, जो कि वाटर को इकट्ठा करके हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद आता है भारत में बारानी कृषि के संक्षिप्त इतिहास पर चर्चा करें। डिस्कस द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ रेनफेड एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो भारत का जो वर्षा आधारित कृषि होता है, जो इतिहास होता है, ये प्राचीन काल से चली आ रही है। कितने आधुनिक साल पुरानी से ये चली आ रही है। तो इसके अनुसार हम फसलों को उगाते हैं और जलवायु की, मिट्टी को, स्थापना को चुनते हैं, जिससे हम लोग देखभाल करते हैं। जैसे कि प्राचीन काल का हिस्ट्री अलग होता है, मध्यकालीन का अलग होता है, आधुनिक काल का अलग होता है। तो ये सबका अलग अलग होता है, जो कि काफी लंबा हो जाएगा अगर हम लोग बताते चले जाए। आप लोग जान जाइएगा ब्रीफ हिस्ट्री में, जैसे कि मीडियम हो गया, अरे सॉरी, वर्तमान में क्या है स्थिति इसकी, फिर प्राचीन में क्या है, आधुनिक में, सब उसके बारे में आप लोग जो समझ में आएगा वो आप लोग लिख दीजिएगा। यानी कि हिस्ट्री लिखना है आपको रैनफेड एग्रीकल्चर की। ठीक है। वर्षा आधारित, जहाँ से 1150 में हमसे ज्यादा वर्षा हो रही है, उसी को रैनफेड बोला जाता है। ठीक है। उसी के बारे में आप लोगों को लिखना है। उसके बाद आता है वर्षा सिंचित क्षेत्रों के प्रचलित जलवायु परिस्थितियों को सूचीबद्ध करिए। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जो वर्षा आधारित क्षेत्र होते हैं, ठीक है, उनकी हम लोग बात करें, जैसे अनियमित वर्षा होती है, जैसे कि कहीं हम लोग बात करते हैं ना कि बिना मौसम के बरसात हो जाता है, ठीक है, ठीक उसी तरह होती है। फिर दूसरा आता है सूखा। जानते हैं इस क्षेत्रों में सूखा का आम समस्या होता है, जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। जब सूखा होगा तो फसल हमारा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है।
तापमान का भी रोल होता है, आर्द्रता का भी रोल होता है। ठीक है, तो सॉइल का आप लोग देखेंगे इरोजन का भी होता है। कह सकते हैं हम लोग कि ड्राउट हो गया, हाई टेम्परेचर की वजह से हो गया, लो ह्यूमिडिटी की वजह से हो गया, या फिर सॉइल इरोजन के माध्यम से भी हो जाता है। जो इसके प्रॉब्लम है रैनफेड के, इसको प्रॉब्लम को हम लोगों को लिखना है, जो इसके प्रॉब्लम क्या क्या हो सकते हैं। अब रैनफेड रैनफेड के बारे में आपको पता है कि जब 1150 से ज़्यादा अगर वर्षा हो रही है तो जाहिर सी बात है नुकसान तो हुई होगा ही। ठीक है, तो जैसे कि क्या क्या नुकसान हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। पहला तो सूखा, सूखा से भी हम लोगों को ज़्यादा नुकसान हो ही रहा है। ठीक है, सॉइल इरोजन से हो ही रहा है, लो प्रोडक्टिविटी से हो ही रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो ही रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे। ठीक है, इसको इफेक्ट को रोकने के लिए। फिर उसके बाद ड्राउट रेजिस्टेंस क्रॉप लगाएंगे, जो कि आपका ड्राउट रेजिस्टेंस क्रॉप हो, जैसे कि जो ज़्यादातर पानी में भी ग्रो कर, जैसे कि धान उन हो गया, वाटर को कंजर्व करके रखेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट का सपोर्ट हम लोगों को चाहिए, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी की भी सपोर्ट चाहिए, मदद से हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर आता है उसके बाद परिशुद्ध खेती, यानी कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर के बारे में हम लोगों को लिखना है। जैसे कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों को अच्छे से जानना जरूरी है। जैसे कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर प्रिसीजन एग्रीकल्चर जो होता है, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं ना कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि हम लोग एकदम नई नई टेक्नोलॉजी का, ठीक है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम लोग क्या करेंगे, फार्मिंग करेंगे। जैसे कि उससे हम लोग को क्या होगा, क्रॉप प्रोडक्शन अच्छा होगा। यानी कि कह सकते हैं राइट टाइम राइट प्लेस पे हम लोग क्या करेंगे, अपना प्रिसीजन फार्मिंग करेंगे। जैसे कि हम लोग सीधी भाषा में अगर कहें कि हम लोग नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके प्रिसीजन फार्मिंग करेंगे। क्या करेंगे, प्रिसीजन फार्मिंग करेंगे, नए नए टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, तभी हम लोग का प्रिसीजन फार्मिंग अच्छे से हो पाएगा। और जैसे कि उसमें आ जाता है, जैसे जीपीएस, क्या आता है, जीपीएस, जीआईएस, बीआरटी, ठीक है, ईसीयू। जैसे कि हम लोग बात करते हैं इसके फॉर जैसे जियोग्राफिकल पोजीशन सिस्टम, जो ये होता है, ये क्या करता है कि हम लोगों को फील्ड की पूरा जीपीएस के माध्यम से हम लोग उसको मैप करते हैं, फार्म पे पूरा मैपिंग के माध्यम से उसको हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं। फिर आ जाता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जी जिसे हम लोग कहते हैं जीआईएस। ये सॉइल सैंपल या फिर फील्ड का मैप या फिर वेदर का डाटा इकट्ठा करके हम लोग को देता है। ग्रिड सैंपलिंग जो होती है दोस्तों, ये पूरे फील्ड के जो मृदा होती है उसका सैंपलिंग हम लोग निकाल के लाते हैं। वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी जो होती है, जिसे हम लोग वीआरआई कहते हैं, ये होता है। हम लोग कह सकते हैं प्रिसीजन फार्मिंग एक ऐसी टेक्निक है या फिर ऐसा मेथड है, ऐसा है जिसमें हम लोगों को नई नई टेक्निक का उपयोग करके हम लोग फार्म को प्रिसीजन फार्मिंग करते हैं। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं। उत्तर उत्तर प्रदेश में सूखे के क्या कारण है, विभिन्न प्रकार के कृषि सूखे पर हम लोगों को चर्चा करना है। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि जो सूखा होता है ये कितने कई ठो होते हैं, बताया ही था। तो उत्तर प्रदेश में आमतौर पर इसकी समस्या के बारे में हम लोगों को लिखना है। जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया, ठीक है, उसके कारण सूखा आती है। फिर आता है ओवर एक्सटेंशन ऑफ ग्राउंड वाटर, डिफॉरेस्टेशन के माध्यम से भी आता है। एग्रीकल्चर डाउट के बारे में आप लोग को बताया ही था, मेट्रोलॉजिकल डाउट के बारे में बताया ही, हाइड्रोलॉजिकल डाउट पता है, सोशल इकोनॉमिक्स डाउट के बारे में आप लोग को बताया ही थे। ये डाउट है, इसके टाइप है और इसके कारण आप लोग को पता ही है कि किन कारणों से सब ये सब होता है, लंबे समय तक वर्षा अगर नहीं होती है तो। सेक्शन सी की हम लोग बात करते हैं, इसकी बात करते हैं सेक्शन सेक्शन सी की हम लोग बात करते हैं। इसमें आप लोग को 4 क्वेश्चन दिया रहता है, 2 क्वेश्चन आप लोगों को करना होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का देखने को मिलता है। तो हम लोग बात करते हैं वर्षा आधारित क्षेत्र में विभिन्न जल संचरण तकनीकों की चर्चा करें, मतलब डिस्कस द वेरियस वाटर कंजर्वेशन टेक्निक ऑन रेनफेड एरिया।
तो इसमें हम लोग को क्या करना है एकदम जान लीजिए। जैसे कि रैन फेड एरिया के बारे में दिया है तो आपको लोग को पता ही होगा कि 1150 mm से ज़्यादा वर्षा होती है। कितना? 1150 mm से ज़्यादा यहाँ पे वर्षा आप लोगों को देखने को मिलती है रेनफेड एरिया में। तो यहाँ पे हम लोग वाटर को कंजर्व करके कैसे रखेंगे, वाटर को हम लोग कंजर्व करके कैसे रखेंगे ताकि उसका उपयोग हम लोग अपने इरिगेशन के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है पहला, वाटर कंजर्वेशन होता है, डाउट रेजिस्टेंस क्रॉप होता है, ड्रिप इरिगेशन होता है और रेन फेड एग्रीकल्चर होता है। यानी कि हम लोग उसको इकट्ठा करके रख लेते हैं, कंजर्व करके रख लेते हैं। जितना पानी आता है जैसे नदी में, नाले में, टैंक में, छत पे, फील्ड में, हर जगह इकट्ठा करते हैं और उसका उपयोग हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे की ओर हम लोग चलते हैं। मौसम संबंधी आशा रोकने की रणनीतियों पर संक्षिप्त। जैसे कि वेदर है, जाहिर सी बात है कि ये क्लाइमेट है, कब बदलेगा कब क्या होगा इसका कोई सब लोग जो होते हैं बस अनुमान लगा के रख लेते हैं कि इससे ये हो जाएगा, इससे होगा, और कुछ इससे कंफर्म नहीं होता है। तो हम लोग स्ट्रेटेजीज बना के चलेंगे ना, एक आप लोग टेक्निक, सॉरी, मतलब एक रणनीति बनाएंगे ना, एक प्लानिंग करेंगे ना कि नहीं हमको इतना ऐसे करना है। जैसे कि 10 दिन का क्रॉप है, अगर 5 दिन में खराब हो गया तो 5 दिन जो बचा उस 5 दिन में हम कोई दूसरा क्रॉप लगा लें। इस हिसाब से हम लोग को एक रणनीति बना के चलना चाहिए। उसके बाद आता है वाटर शेड। वाटर शेड के बारे में हम लोगों को देखना है, वाटर शेड क्या होता है और रेन फेड क्या होता है। जैसे कि वाटर शेड की अगर हम लोग बात करते हैं तो सूखा और वर्षा आधारित खेती जो होती है, ठीक है, एक होता है सूखा आधारित खेती और एक होता है वर्षा आधारित खेती। वाटर शेड मैनेजमेंट के बारे में हम लोग पहले बात करते हैं कि वाटर शेड मैनेजमेंट क्या होता है, उसके बाद हम लोग रेनफेड एरिया के बारे में हम लोग बात करते हैं। सूखा, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जो प्राचीन काल से ये समाज चलती आ रही है, ठीक है, यहाँ पे वर्षा आधारित कृषि आम हो चुकी है। भारत में वर्षा आधारित कृषि का जो इतिहास है ये सिंधु घाटी की सभ्यता से शुरू हुआ है, जहाँ लोग वर्षा के पानी पर निर्भर और फसलों को करते हैं। तो यानी कि हम लोग वर्षा को वही मैनेजमेंट किस हिसाब से हम लोगों को करना है, इसके बारे में हम लोग को जानना है। रेनफेड एरिया के बारे में आप लोग को कई बार मैंने बता के आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूखा और वर्षा आधारित कृषि पर चर्चा करना है। हिस्ट्री पर हम लोग को, आप लोग को पता ही ये आधुनिक काल से हिस्ट्री है, तो आधुनिक काल से पौराणिक काल से चलती आ ही रही होगी, हजारों साल पुरानी है कुछ भी। ठीक है, रेनफेल एरिया के बारे में आप लोग को एक बार नहीं 20 बार बताया है कि 1150 mm से ज़्यादा वर्षा यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पे जो ड्राउट होता है, जैसे कि 750 mm से अगर यहाँ पे कम वर्षा होती है तो यहाँ पे ड्राउट देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बारे में लिखना है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन अब खत्म हो चुका है। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और इसमें आप लोग को जो भी डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, उसको हम लोग देख के कंफर्म कर देंगे, यानी कि डाउट को क्लियर कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।